वह हमारे भारत में भाषाएं एवं भाषा परिवार का जो गुणात्मक परिवेश को आगे बढ़ाता है और उसको प्रखर बनाता है। तो आज का टॉपिक भारत में भाषाएं तथा भाषा परिवार की जानकारी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। भारत में भाषा तो अनेक हैं, जैसे कल हम आप लोगों को बताया भी था उस बहुभाषिक परिदृश्य में। तो भाषाओं का जो स्तर है वह अपने अपने स्थान पर अपने अपने जगह के आधार पर भाषाई स्तर कहीं उन्नत है, कहीं समुन्नत है, कहीं अत्यंत भारत में जो भाषा का स्तर है वह निम्न स्तर पर है, कहीं बहुत अत्यंत उच्च स्तर पर। तो हम स्तर इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाषा तो सब है। कुछ भाषा को बहुत लोग बोलते हैं और कुछ भाषा विलुप्त होने के कगार पर है। तो दोनों का एक स्तर तो नहीं होगा, होगा एक स्तर पूजा। दूसरी बात यह है कि भाषा का जो स्तर है वह भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं का अलग अलग परिवार है। अब उस भाषा को उसको संस्कृति और जातीयता के माध्यम से आप नहीं बांट सकते हैं। जैसे एक क्षेत्र में अनेक जाति अनेक लोग रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जब देखोगे आप, उन सभी लोगों से जब बात करोगे तो आपको पता चलेगा जी इस सब का भाषा एक ही है। जाति अनेक है लेकिन भाषा एक है। तो क्यों भाषा एक है? क्योंकि उस क्षेत्र में वह सभी एक साथ रहते हैं। अब हम विद्यालय पर जब जाते हैं तो विद्यालय की बात हम आपको बताएंगे जिसमें भाषा का जो स्तर है उसको पारिवारिक दृष्टिकोण से जब देखा जाएगा तो विद्यालय में जितने परिवार के सदस्य जाते हैं पढ़ने बच्चे, वह सब अलग अलग भाषा के बोलने वाले भी हो सकते हैं। अब जैसे शहर में जो विद्यालय होता है, जैसे सीबीएसई के विद्यालय होते हैं, उसमें आप देखते हैं कि बाहर से लोग जो आपके शहर में काम करने आते हैं, रहने आते हैं, तो उनके बच्चे उस विद्यालय में जब पढ़ने जाते हैं तो उसकी भाषा अलग जरूर होती है, लेकिन विद्यालय का जो माध्यम, विद्यालय का जो भाषा माध्यम होता है उसी माध्यम से उन सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है जिस माध्यम से उस विद्यालय में पढ़ाई होती है। चाहे वो बंगाली पढ़ने वाले, चाहे मद्रासी पढ़ने वाले, चाहे उड़िया पढ़ने वाले, चाहे तेलुगु पढ़ने वाले विद्यार्थी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके शहर पटना या मुजफ्फरपुर में अगर वही विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो उसको मलयालम और तेलुगु की ज्ञान यहाँ के उस विद्यालय में नहीं होगी। चाहे उस सीबीएसई कोर्स में यहाँ पढ़ाया जा रहा हो, डीएवी में पढ़ाया जा रहा हो, या और भी बहुत सी एनसीईआरटी इत्यादि का जो भी उपयोगिता होता है उसमें उसको वह ज्ञान नहीं दिया जाएगा जो ज्ञान उसके यहाँ मिल रहा है पहले से। यहाँ तेलुगु और तमिल उसको अलग से पढ़ना होगा, लेकिन विद्यालय में जो भाषा जो माध्यम है उसी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो अब भारत में भाषा का जो परिवार है, अब जैसे हम बिहार में रहते हैं, हम बिहारी हैं, हमारे यहाँ मैथिली, हिंदी, बज्जिका और भी भोजपुरी, उसके बाद अंगिका
उसके बाद मगधी और भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हम लोग तो ऊजी भाषाओं के परिवार में यहाँ बिहार में रहते हैं। तो हमारे बिहार में एक भाषा परिवार है, और भारत के जो भाषाएं हैं उसमें भाषा परिवार में उन सभी भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं वह अपने भाषा का नेतृत्व एक ही भाषा के रूप में करते हैं। वह कौन है? हिंदी और अंग्रेजी। हमारे पूरे देश के भाषा का नेतृत्व राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी करता है, और हिंदी करता है। और संविधान में लिखी गई जो भाषाएं का अनुमोदन किया गया उसमें तो कहा गया कि 10 वर्ष के बाद अंग्रेजी हटा दिया जाएगा, अंग्रेजी का कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज हम आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी, संविधान के गणतंत्र के इतने वर्ष बाद भी हम लोग अभी भी अंग्रेजी को छोड़ नहीं रहे हैं और कस के पकड़ रहे हैं उसको। चलिए, अच्छी बात है, किसी भी भाषा को ठोकर नहीं मारा जाता। लेकिन जिस देश में उसकी अपनी भाषा है वहाँ के लोग सर्वाधिक प्रगति करते हैं, और जिस देश में अपनी भाषा नहीं अधिक बोली जाती है उसकी प्रगति भी होती है, लेकिन उस स्तर से नहीं होती है जितनी स्तर से उसके अपनी भाषाओं से होती है। बहुत अच्छी बात है। आपके देश के भी जो भाषा हैं वो अब अनेक देशों में जानने और समझने वाले तो थे ही, अब बोली भी जाने लगी है। और सबसे खुशी की बात है कि आपके देश के जो प्रधानमंत्री हैं वह किसी भी देश में अगर चले जाएं तो वह अपना भाषण, वो अपनी संभाषण केवल और केवल हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में नहीं देते हैं। तो इससे हमारे देश का गर्व, हमारे देश गौरवान्वित हो जाता है, और हमारी भाषा का जो विस्तार है उससे देखने को मिलता है। तो हमारी भाषा परिवार जब अपने देश के लोग जब बाहर जाते हैं नेतृत्व करने, और वहाँ पर जब हिंदी बोलते हैं, और हम जब यहाँ दूरदर्शन के माध्यम से, ध्वनि संचरण यंत्र के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से जब हम सुनते हैं कि वहाँ हजारों लाखों लोग हमारी हिंदी भाषा को सुन रहे हैं, तो अंदर से कितना आनंद आता है, यह तो समझने की चीज है। लेकिन इस बात को आप एकदम स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आप जिस देश में हैं यहाँ के लोग बहुत भाषाओं को अपनी भाषा के रूप में, अपने मातृभाषा के रूप में प्रयोग तो करते ही हैं, लेकिन हमारे देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए राष्ट्रभाषा को भी महत्व देते हैं। और यही एक कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है जो उसके स्तर एवं उसके प्रभाव को बढ़ाता है। भारत में बहुत भाषाएं हैं, लेकिन भाषा परिवार के भाषिक लोग, हम आपको कल बताए थे कि त्रिभाषा सूत्र का जब अनुमोदन कोठारी आयोग ने किया था तो उसमें कहा था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, द्वितीय भाषा के रूप में प्रादेशिक भाषा या और अन्य भाषा को भी शामिल किया जाएगा, संपर्क भाषा का नाम उसको दिया जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होगी, और एक विदेशी भाषा को भी स्थान दिया जाना चाहिए।
संघ ने राजकीय प्रयोजनों को समुन्नत बनाने के लिए आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 3 भाषाओं को त्रिभाषा सूत्र को अनुमोदन किया। त्रिभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको लागू भी कर दिया गया त्रिभाषा सूत्र। अब भारत में जब भाषाएं को समुन्नत बनाया जाना चाहिए, ऐसा विचार जब शिक्षा नीतिज्ञों को दिया गया, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी भाषा का बहिष्कार नहीं होना चाहिए, सभी भाषाओं के बोलने वाले का सम्मान होना चाहिए। और जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था, उसके संविधान के जो सभा अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वह कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के जो कर्ता धर्ता थे, चाहे जिनके नेतृत्व, जिनके देख रेख में संविधान लिखा जा रहा था, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर अकेले संविधान नहीं लिखे, उसमें सैकड़ों लोगों ने मिलकर लिखा। इसीलिए आपके देश का जो संविधान है विश्व का सबसे मोटा है। विश्व में जितने भी संविधान है उसमें सबसे अधिक अनुच्छेद, सबसे अधिक पन्ने और सबसे अधिक मोटाई आप ही के संविधान का है। इसमें विदेशियों को भी रखा गया था संविधान लिखने। और एक ही और आप लोग जान जाएं कि आपके देश के भी 100, 150, 200 से अधिक आदमी थे। यानी हमने तो पढ़ा था, अब उस पुस्तक को नहीं देख रहे हैं। जिस समय संविधान लिखा उस समय सैकड़ों का मतलब 500-700 आदमी था। उसको एक आदमी लिखने वाला, 4 आदमी सलाह देने वाला। हाँ, यह जरूर था कि जो भी लिखा गया या जो भी संविधान का जो बात रखा गया, जो देश के हित में था, उस बात को समझकर, पढ़कर और भीमराव अम्बेडकर उसकी समीक्षात्मक पहलुओं को जगह पर पहुंचाने का सबसे बड़ा काम किया है। यानी जब भाषा की स्थिति के बारे में कहा गया, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तभी मिल सकती है जब उसकी भाषा को उसे स्वच्छंद रहने दिया जाए, उसके भाषा में उसे काम करने दिया जाए। अब इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि उस भाषा को, जिस भाषा को वह समझ रहा था, मतलब समझ रहा का मतलब सीधा समझ लिए, जिस जगह पर आप हो, आप उसी जगह के भाषा को समझोगे। आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम दे दिया जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। आप इस चीज से समझ लो कि जब जिस भाषा को आप जहां समझ रहे हो, वह भाषा आपका सर्वोपरि होगा। और उसके अलावा भी राष्ट्रीय भाषा में आपको काम करना है। आपको द्वितीय ऐच्छिक भाषा का भी स्वरूप स्पष्ट रूप से समझना और उसका पालन करना। हम जब भाषा को यह समझ लेते हैं कि इस परिस्थिति में हमको यह पढ़ना है, तो वह विषय कोई भी हो, लेकिन भाषा
आपकी वही होगी जिस भाषा को आप समझ रहे हो। उसी भाषा में उस विषय को पढ़ोगे, उस टॉपिक को, उस बात को समझोगे जिस भाषा में आप जानते हो। तो भाषा परिवार को जब हम देखते हैं तो भाषा परिवार का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि विभिन्न भाषा भाषियों के द्वारा अपने अपने विचारों को, अपने अपने उपदेशों को, अपने अपने आख्यानों को अपनी अपनी भाषाओं में दिए गए पाठ्य पुस्तकों के, पत्रों के, अन्य उपकरणों के माध्यम से एक नया विचार हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए जब दिया जाता है तो वह विचार उस जगह के भाषा के रूप में तो होता ही है, दूसरे जगहों पर भी उसका अनुवाद उस भाषा में करके पहुंचाया जाता है, जिससे उस बात को, उस आख्यान को, उस विचार को दूसरे भी समझ सके और उसको समझा सके। हम जब चेन्नई गए थे तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़े कवि तिरुवल्लुर का प्रतिमा है जो कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी आपके पृथ्वी भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। जब हम वहां गए तो देखे कि तिरुवल्लुर का बीच समुद्र में प्रतिमा है और वहां पर इनका स्वामी विवेकानंद का भी आश्रम बना हुआ है। जो भी बनाया बहुत अच्छा है। तो हमने पूछा कि आखिर तिरुवल्लुर का प्रतिमा, इतना बड़ा प्रतिमा बीच समुद्र में बनाया हुआ है, इस समुद्र से लोग स्टीमर से जाते हैं उस प्रतिमा को स्पर्श करने और उनका स्वामी विवेकानंद का जो वह स्थल है जिसको देखते हैं। तो हम जब वहाँ देखे, वहाँ पुस्तक लिया, पुस्तक वगैरह भी वहाँ बिकता है, तो हमें पता चला कि बहुत बड़े साहित्यकार थे तिरुवल्लुर और उनकी साहित्य पूरे विश्व में पढ़ाई होती है। उनके थॉट को, उनके आख्यान को पूरे देश ही नहीं दूसरे देश में भी लोग जानते और पढ़ते हैं। तो हम इसको यह समझ लिए, हम इसको ऐसे समझ लिए और जान लिए कि हमारे देश में ही नहीं परदेश में भी हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के, आपका जो लिखा हुआ है यहाँ का रामायण है, रामचरितमानस, इसको तुलसीदास जी लिखे हैं, उसका अनुवाद बहुत सी भाषाओं में हो गई। श्रीमद् भागवत गीता के बारे में आप तो जानते ही होंगे। श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद 200 से अधिक भाषाओं में हो चुका है। तो जो आपका धर्म ग्रंथ है, जो भगवान कृष्ण के मुंह से निकला था, गीता कहाँ से निकला था? भगवान कृष्ण के मुंह से निकला था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिए थे। वह उपदेश, एक एक उपदेश का अनुवाद प्रत्येक भाषाओं में हो गया। तो हम अपने भाषा में भाषा परिवार के माध्यम से अपने अंदर के उन गरिमाओं को स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भारत के जो लोग हैं वे भाषा का समुन्नत प्रयोग अपनी भाषा के उत्थान के लिए करते हैं। हमारा एक राष्ट्र जो भारत है, वह उसके भी 5 नाम है, लेकिन वह राष्ट्र जिसमें अनेक प्रकार के लोगों को उत्पन्न किया है,
अनेक महान महान सपूत को यह देश पैदा किया है, इस देश में अवतरित हुए हैं और वो पूरी विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। और विभिन्न भाषा भाषी वह हमारे ही परिवार के लोग थे जिन्होंने अपना ख्याति पूरी विश्व में फैलाया है। तो हम बच्चों को बहुभाषी माध्यम से विभिन्न भाषाओं को एक सूत्र में बांध करके और भारत में भाषाओं के परिवार का जो हम अवलोकन करते हैं उसका सीधा सीधा मतलब है कि हम लोग कितनी ही भाषा को बोलने वाले क्यों न हो, लेकिन हम लोग भारत के सभी एक ही परिवार के लोग हैं। और हमारे बच्चे चाहे कोई भी भाषा किसी भी मजहब के क्यों न लोग हो, लेकिन सब लोग हम लोग एक परिवार के हैं और अपने देश के अपने राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को जो पूछना है और आगे पूछ सकते हैं। ओम।